मनुवादी लोग अपनी काबिलियत और योग्यता की वजह से सफल नहीं है। मनुवादी लोग इस देश के मूल निवासी, वंचित, दलित, पिछड़े, आदिवासी लोगों की अज्ञानता की वजह से ताकतवर हैं। चूंकि मनुवादियों की ताकत बढ़ाने का काम बहुजन समाज के अति पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के लोग ही कर रहे हैं। अगर हमारे लोग इनके धार्मिक स्थलों पर जाना बंद कर दें, जहां हमारे लोगों का अपमान किया जाता वहां जाना बंद कर दें, जहां धार्मिक जुलूसों में तलवारें लहराई जाती है वहां जाना बंद कर दें, हमारे लोग अगर कथावाचकों को सुनने जाना बंद कर दें, हमारे लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए सारे लोग एकजुट हो जाएं, तो 10 से 12% लोग किसी भी कीमत पर भारत में किसी भी क्षेत्र में, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे वो कोई अन्य क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते। अगर वो सफल हैं तो हमारी अज्ञानता की वजह से है, क्योंकि हमारे ही लोग उनकी ताकत बन जाते हैं। हम लोग को समझना पड़ेगा कि हमारे फायदे में क्या है, हमारे नुकसान में क्या है, किस कार्य को करने से हमें फायदा है और किस कार्य को करने से हमें नुकसान है। अगर हम कोई भी कार्य करने से पहले एक बार दिमाग में सोच विचार कर लें और सोच विचार करके अगर निर्णय लें, तो मैं समझता हूं किसी भी कीमत पर मनुवादी लोग जो हमारे मुद्दों में बाधा बन के खड़े हैं, वो लोग सफल नहीं हो सकते। हमारे लोगों को अपने महापुरुषों का अध्ययन करना पड़ेगा और जो मार्गदर्शन हमारे महापुरुषों ने दिया उस मार्गदर्शन को आत्मसात करना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा। अन्यथा जैसे हजारों साल तक मनुस्मृति की वजह से, मनुस्मृति रूपी संविधान में प्रोविजन करके इस देश के महिलाएं, शूद्र, अछूत, आदिवासी, इन लोगों के पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश रखी, व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश रखी, ज्ञान अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश रखी, संपत्ति अर्जित करने पर धार्मिक बंदिश रखी, और हमारे लोगों के जीवन को इन लोगों ने जानवर से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर किया। और जिनकी वजह से हम गरीब हुए, जिनकी वजह से हम ज्ञान से वंचित रहे, जिनकी वजह से हम लोग संपत्ति से वंचित रहे, जिनकी वजह से हम लोग व्यापार से वंचित रहे, हम लोग उन्हीं लोगों को ताकत देने का काम कर रहे हैं। तो जब तक हमारे दिमाग से मानसिक गुलामी खत्म नहीं हो जाती, तब तक हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। कम से कम हमें अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के बारे में सोच के निर्णय लेना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से धीरे धीरे उन्होंने सरकारी नौकरियों को खत्म करके ठेकेदारी प्रथा में दे दिया। अब ठेके पे नौकरी लगती है तो ठेकेदार जब चाहे तो बाहर निकाल देता है, और शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि पैसे के अभाव में अपने आप ही पढ़ाई छोड़ रहे हैं। फिर भी कोई हिम्मत करके पढ़ता है तो उसको इतना प्रताड़ित किया जाता है। आपने भी गुजरात की घटना देखी होगी, मेडिकल कॉलेज का 4th ईयर का स्टूडेंट, उसके 5 साथी उसको इतना प्रताड़ित करते थे, व्यंग कसते थे कि वो ट्रेन के सामने कूद गया और अपनी जान दे दी सुसाइड नोट लिखकर। तो जो हमारे होनहार बच्चे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, मेडिकल में हो, उन बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है, जातिगत शब्दों से अपमानित किया जाता है। या तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं, कॉलेज छोड़ लेते हैं। एक तो पैसे की कमी, कहां से कर्ज करके फीस जमा करते हैं, ऊपर से वहां उनको उनके जो प्रोफेसर्स हैं वो वाइवा के अंदर, इंटरव्यू के अंदर उनको कम नंबर देते हैं, फेल कर देते हैं। तो कितनी बड़ी साजिश इस देश के बहुजन समाज के लोगों पर रची जा रही है, और वो सफल भी हमारी ही वजह से हो रहे हैं। वरना जरा सोच के देखिए, कभी भी 10 से 12% लोग क्या देश में 85 से 88% लोगों की हकमारी कर सकते हैं क्या? अगर वो हमारे हकों पर हमला कर रहे हैं तो इसका कारण सिर्फ एक है, हम लोग आपस में बटे हैं।
और वो लोग जो योगी जी ने नारा दिया था बटेंगे तो कटेंगे, वो नारा हिंदू मुसलमान के लिए नहीं था, वो नारा हमारे समाज के लिए था कि तुम बटे रहोगे और कटते रहोगे। उससे सीख लेकर हमें आपस में एकजुट हो जाना चाहिए और एकजुट होकर अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए, वरना आने वाले समय में हमारे बच्चे हमें माफ नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों से आंखें नहीं मिला पाएंगे। तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आज बुखार में ही मैं इसलिए आया। मैंने कहा यार मनोबल नहीं टूटना चाहिए, हमारे साथी इतनी मेहनत करके कार्यक्रम करते हैं, तो इसलिए मैं आया। इस आह्वान के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं कि आप लोग संकल्प ले लीजिए, हमारे लोगों को किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना है और किसी भी तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाना है, धार्मिक उन्माद से दूर रहना है, जहां धर्म के आधार पर दंगे होते हैं उस दंगों से अपने बच्चों को दूर करना है और बहुजन समाज के बच्चों को एकजुट करके अपने बच्चों के भविष्य के अधिकार की लड़ाई को लड़ना है। इस देश की जो 60-70% ओबीसी की आबादी है उसमें जागरण का काम कर रहे हैं और सरकार के ऊपर आप प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा कि मां सगी भी होती है और मां सौतेली भी होती है। इस समय जो भारतीय जनता पार्टी, जो मोदी जी की सरकार चल रही है, ये समझो कि सौतेली मां हमारे यहाँ पे आकर के बैठ गई है और सौतेली मां का जो व्यवहार होता है बच्चों के साथ, वही इस सरकार का, क्योंकि मनुवादी सरकार है, ओबीसी के साथ वही व्यवहार हो रहा है। आपने बहुत अच्छी बात को रखा कि जो क्वेश्चनायर बना है जाति जनगणना का, मोदी जी जब डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे, तो इस प्रश्नावली में 12 नंबर पे आपने लिखा SC ST और अदर्स। ओबीसी के आपने क्यों नहीं नाम लिखा, जबकि ओबीसी एक संवैधानिक नाम है, उसके लिए आयोग बना हुआ है। आपने उसको संवैधानिक दर्जा खुद छाती ठोक ठोक के कहते हो कि हम संवैधानिक दर्जा मानते हैं ओबीसी का, तो वो फिर कॉलम क्यों कि ये सौतेली मां जैसी सरकार है, इसकी नीयत में खोट है और इसको लाइन पे लाने के लिए मैं आपको बताता हूं थोड़ा सा पीछे जाकर के कि लगातार आप जानते हैं न्याय योद्धा राहुल गांधी जी जाति जनगणना की बात करते रहे हैं और वो लोकसभा में 29 जुलाई 2024 को जब बोल रहे थे और उन्होंने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, तो इस देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जाति जनगणना की बात करना पाप वाली बात है। अर्बन नक्सल करते हैं जाति जनगणना की बात, जाति तो होती नहीं है। और एक इनके MP बड़े बदतमीज MP हैं, अनुराग ठाकुर, उन्होंने तो राहुल जी को पता नहीं क्या क्या गालियां तक दे डाली, लेकिन राहुल जी ने वो जो डायलॉग और जो संसद में दर्ज है, वो जो बात कही थी, मैं वो आपके सामने वही दोहराना चाहता हूं। हमारे बीच में रतनलाल जी आ गए, आपका स्वागत है रतनलाल जी। तो राहुल गांधी जी ने संसद में क्या बोला, उस सेंटेंस पे थोड़ा गौर करना आप भी। राहुल जी ने कहा कि मोदी जी, मैं जाति जनगणना की बात कर रहा हूं और आप मुझको अर्बन नक्सल और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं आज इस संसद में एक बात कह रहा हूं कि इसी संसद के कार्यकाल में जो 2029 तक का है, आपकी सरकार के द्वारा मैं जाति जनगणना करा कर मानूंगा। हालांकि मेरी सरकार नहीं है, आपकी सरकार है, लेकिन मैं इसको कराऊंगा। और सही 9 महीने बाद 30 अप्रैल 2025 को आप लोगों के दबाव के कारण मोदी जी को जाति जनगणना की घोषणा करनी पड़ी। ये आपके सामने है। अब ये कलाकारी कर रहे हैं ये RSS के लोग, जिसकी कठपुतली सरकार है, जो मनुवादी लोग हैं, कि किसी तरह इसको टाल दें। लेकिन अब ये बात टलने वाली नहीं है। ये समझो कि ये रेल का इंजन है, ये चल पड़ा है, और रेल का इंजन जब कुछ चल पड़ता है तो उसके सामने कोई अड़ने की कोशिश करता है तो उसका क्या हाल होता है। मैं इस सरकार को यही चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर इसके आगे आप अड़ोगे
तो इस सरकार को ये ओबीसी के जो हमारा समाज है देश भर में जो 60-70% आबादी है, ये आपको उखाड़ करके फेंक देगा और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं क्रीमी लेयर के बारे में। वैसे तो क्रीमी लेयर संविधान में ये था ही नहीं। संविधान तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े की बात करता है। आर्थिक तो इन्होंने जबरदस्ती क्रीमी लेयर डाली और आर्थिक के हिसाब से ईडब्ल्यूएस भी डाल दिया। लेकिन इसी सरकार का और ये सरकार का प्रोविजन है कि क्रीमी लेयर को हर 3 साल में रिवीजन होना चाहिए। तो 2017 में 9 साल पहले 8 लाख की सीमा तय की गई थी और आज 9 साल यानी कम से कम 4 बार क्रीमी लेयर का रिवीजन हो जाना चाहिए था, जो आज तक नहीं हुआ। 2017 में सोने की कीमत थी 3,000 रुपए प्रति ग्राम या 30,000 रुपए तोला भी बोल सकते हैं। आज सोने की कीमत है 1,60,000 रुपए प्रति ग्राम या आप 16,000 रुपए प्रति ग्राम, यानी 5 गुने से ज्यादा सोने की कीमत बढ़ गई है। लेकिन क्रीमी लेयर वहीं 8 लाख पे इन्होंने अटका रखी है। तो इससे इन सरकार की मंशा जाहिर होती है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप सबको मैं बधाई देता हूं कि आपने कई सालों से लगातार कार्यक्रम कर करके, और इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम भी नहीं लूंगा। अनिल पटेल जी आज तबीयत खराब थी, नहीं आए। आपने इस कार्यक्रम को लगातार जारी रख करके एक सरकार पे दबाव बनाया है और आज ये सरकार अगर क्रीमी लेयर जाति जनगणना की बात कर रही है तो ये सब आपके दबाव के कारण कर रही है। आज भी यहाँ आपके बीच में 1-2 आईबी के लोग बैठे हुए हैं और जो आप बात कर रहे हैं, जो नारे लगा रहे हैं, जो हमारी बहनें तख्तियां दिखा रही हैं, ये आज शाम को मोदी जी को, अमित शाह को सब पता लग जाएगा कि आज कितना जबरदस्त कार्यक्रम हुआ है और इस कार्यक्रम के बाद वो हिलेंगे। मैं इतना ही कहूंगा। आप सबका धन्यवाद। ऐसे ही हौसला बढ़ाए रखिए। जय हिंद, जय संविधान। हमें सबसे पहले तो ये एहसास होना चाहिए कि हमें अगर कोई हरा सकता है तो वो हमारा अपना समाज है। हमारे मुद्दे अगर पीछे हैं, अगर हमारे मुद्दों का समाधान नहीं हो रहा है, जाति की गणना का कार्य शुरू हुआ लेकिन उस जाति के कॉलम में ओबीसी का कॉलम नहीं है। वो कह रहे हैं अभी तो हाउस का सर्वे है। सवाल ये कि एक ही कार्य के लिए 2-2 बार मेहनत क्यों? अगर फर्स्ट सर्वे में ही जब अनुसूचित जाति जनजाति का कॉलम है तो उसी में अगर ओबीसी का कॉलम भी डल जाता तो कौन सी आफत आ जाती? समय भी बचता, पैसा भी बचता। लेकिन सच्चाई है कि इनकी नीयत ठीक नहीं है।